एक औरत अपने ऑफिस में रात देर तक काम कर रही थी। कंप्यूटर पे उसको एक मैन्यूस्क्रिप्ट रिसीव होता है। वो ओपन करके देखती है और घबरा जाती है क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट में उसके बचपन की स्टोरी थी। उसकी माँ को लोग पसंद नहीं करते थे और ब्लैक मॉन्स्टर के नाम से पुकारते थे। उसके दोस्त उसकी माँ की वजह से दूर हो जाते हैं। एक दिन वो अपनी माँ की तस्वीर पर लिखती है, काश मेरी माँ मर जाए। उसकी माँ ये सब देख लेती है और खुदकुशी करने लगती है। लड़की आगे बढ़कर पकड़ने की कोशिश करती है, फिर छोड़ देती है क्योंकि वो चाहती थी उसकी माँ मर जाए। इस तरह उसकी माँ मर जाती है। वो औरत जल्दी से मैन्यूस्क्रिप्ट की राइटर बोंग जी को कॉल करती है, मगर उसका मोबाइल ऑफ था। वो उसके लिए एक मैसेज छोड़ती है जिसमें वो कहती है, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? जब मेरी माँ ने खुदकुशी की थी तो सिर्फ मैं वहाँ पे मौजूद थी। अचानक लाइट चली जाती है, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। औरत पूरी तरह खौफजदा हो जाती है। वो भागने की कोशिश करती है। वो अपने टेबल पर से एक कटर उठाती है। वो परेशान थी। अगले सीन में हम देखते हैं औरत का कत्ल हो चुका है और पुलिस वहाँ आ चुकी है। हमें पता चलता है इसका नाम मिसली है। वो कॉमिक डिपार्टमेंट की हेड जूनियर पुलिस ऑफिसर शिन अपने बॉस पार्क को बताता है कि इसकी मौत 1 बजे हुई है, मगर सीसीटीवी कैमरा से पता चला है 11 बजे के बाद ना ही कोई अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया। पार्क कहता है इसका मतलब ये एक सिंपल सुसाइड केस, इसलिए तुम इसको हैंडल करोगे। वो कहता है मगर ये केस तो आपके अंडर, जिस पर पार्क कहता है तुम ये अकेले कर सकते हो, इसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं। तभी फीमेल पुलिस ऑफिसर पार्क को कंप्यूटर देखने के लिए कहती है। कंप्यूटर में औरत के मरने के बाद की तस्वीरें थी जिसे देखकर सब हैरान हो जाते। अगले सीन में हम बोंग यी जो के मैन्यूस्क्रिप्ट की राइटर है उसे रोड साइड पर एक बच्ची नजर आती है। जब वो उस पर से नजर हटाकर सामने देखती है तो वो बच्ची सामने खड़ी हो। वो जल्दी से ब्रेक लगाकर सर उठाकर देखती है तो बच्ची वहाँ नहीं थी। अचानक विंडो पर नॉक करने की आवाज आती है। वो देखती है वही बच्ची थी। वो कहती है मेरा घर पास में ही है, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकती? रास्ते में बोंग यी उसका नाम पूछती है और उसके शूज की तारीफ करती। वो बताती है कि मेरा नाम जीमिन है और मैं 16 साल की हूँ, जिस पर बोंग यी मुस्कुरा देती है और कहती है तुम 10 साल से ज्यादा की नहीं। जीमिन कहती है मैं 16 साल की थी जब मैं मरी थी। लड़की फिर से ब्रेक लगा देती है। जीमिन गाड़ी में नहीं थी। रेडियो से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल और इधर उधर देखने लगती है, मगर वहाँ कोई नहीं था। वो गाड़ी के पास आके चेक करने लगती है। इसे लगता है इसके पीछे कोई है जो उसकी तरफ आ रहा है। कोई इसकी रिंग उतार कर फेंक देता है। वो चीखने लगती है, गाड़ी में बैठ जाती है। फिर से सामने जीमिन थी। वो गाड़ी के वाइपर चलाती है और जीमिन गायब हो जाती है। वो गाड़ी को अंदर से चेक करने लगती है। वो महसूस कर पीछे कोई बैठा हुआ है। जब वो देखती है तो वहाँ जीमिन थी। अचानक हॉर्न की आवाज से वो जाग जाती है। दरअसल वो ये सब ख्वाब में देख रही थी। फिर वो अपने हाथ की तरफ देखती है। डॉक्टर डिटेक्टिव फार को बताता है कटर पर सिर्फ औरत के ही फिंगरप्रिंट्स हैं और मौत की असली वजह गर्दन पर लगाए गए कट्स हैं, मगर चेहरे पर लगाए गए कट्स में पहले से इन्फेक्शन था। ये एक सिंपल सुसाइड केस है। डिटेक्टिव पार्क रूम पर उसकी वो तस्वीर देखता है जो इन्हें कंप्यूटर से मिली थी। डिटेक्टिव पार्क अपने कैप्टन के पास जाता है और कहता है ये सुसाइड नहीं मर्डर है, हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। कैप्टन तैयार नहीं था, मगर वो कहता है हमारे कमिश्नर को मीडिया में आने का बहुत शौक है और इसके लिए ये परफेक्ट केस है। एक आर्टिस्ट का लिखा हुआ और बनाया हुआ सब रियल में हो रहा है और जो भी होगा हमें सिर्फ हेडलाइंस बनाते जाना है। हम बोंग यी को देखते हैं। वो अपने डॉक्टर को कहती है आप मुझे ये सब ख्वाब नहीं हकीकत लग, मुझे ये भी याद नहीं उस रोड पर कब गई। डॉक्टर कहती है समटाइम्स आर्टिस्ट रियलिटी और फिक्शन में कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा कई आर्टिस्ट के साथ हुआ है। इसका बेस्ट ट्रीटमेंट काम से कुछ दिन का ब्रेक। डिटेक्टिव पार्क ऑफिस में अकेला था, यी की बनाई हुई स्टोरीज को देख रहा था। तभी डिटेक्टिव शिन वहाँ आता है। डिटेक्टिव पार्क पूछता है तुमने राब्ता किया? शिन कहता है मैंने विक्टिम की फैमिली से बात की है, उनका कहना है मिस ली सुसाइड नहीं कर सकती। जिस पर डिटेक्टिव पार्क कहता है मैं बोंग यी के बारे में पूछ रहा हूँ। शिन बताता है कि इसका फोन मुसलसल बंद है। बोंग यी पूल में रेस्ट कर रही थी, तभी बेल बजती है। वो खिड़की से देखती है एक औरत। उसके दरवाजा खोलने पर जब औरत मुड़ती है तो वो मिसली थी। बोंग यी उसे अंदर आने के लिए कहती है। मिसली के चेहरे पर खून देखकर वो डर जाती है। वापस हम उसे पूल में देखते हैं। पूल में खून फैलने लगता है। मिसली बोंग यी की आंख में वो कटर मारती है जिसके साथ उसका कत्ल हुआ था। बोंग यी डर कर उठती है। वो अपने सोफे पर थी। वो फिर से ख्वाब देख रही थी। वो बैठ जाती है, तभी बेल बजती है। डिटेक्टिव पार्क और शिन आते हैं। बोंग यी कहती है मिसली सुसाइड नहीं कर सकती, ये पॉसिबल नहीं। डिटेक्टिव पार्क पूछता है क्या तुम हमेशा घर पे ही काम करती हो? जिस पर बोंग यी सर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। डिटेक्टिव पार्क कहता है मिसली ने आखिरी कॉल तुम्हें की थी? जिस पर बोंग यी कहती है मेरा फोन बंद था। डिटेक्टिव पार्क पूछता है उस वक्त तुम कहाँ थी? जिस पर बोंग यी कहती है मैं घर पर थी। डिटेक्टिव पार्क कहता है क्या तुम साबित कर सकती हो? जिस पर बोंग यी सोचने लगती है। फिर डिटेक्टिव पार्क उसे मिसली की तस्वीरें दिखाने लगता है। शिन रोकने की कोशिश करता है। डिटेक्टिव पार्क तस्वीर दिखाता हुआ कहता है गर्दन पर कट लगने की वजह से मौत हुई है और चेहरे पर कई बार कट लगाए गए हैं। तुम्हारी स्टोरी में विलन भी ऐसे ही मरा था। बोंग यी कहती है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। डिटेक्टिव पार्क कहता है क्या किसी और ने भी तुम्हारा स्क्रिप्ट पढ़ा था? बोंग यी नहीं में जवाब देती है। बोंग यी बताती है मिसली के अप्रूवल के बाद ही कॉमिक को पब्लिश किया जाता है और ये अभी तक पब्लिश नहीं हुआ था। डिटेक्टिव पार्क कहता है क्या कोई विजिटर आया था? जिस पर बोंग यी नहीं में जवाब देती। बोंग यी मिसली का वो मैसेज सुनती है जो मरने से पहले उसने किया था।
डिटेक्टिव पार्क ऑफिस में आता है। फीमेल पुलिस ऑफिसर उसको वॉइस मैसेज जो मिस ली ने बोंगी के लिए छोड़ा था सुनाती है। मैसेज सुनते ही डिटेक्टिव पार्क के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। वैन में दो आदमियों को देखते हैं। एक वैन चला रहा था जबकि दूसरा टैबलेट पर कॉमिक पढ़ रहा था। वो ड्राइवर को बताता है कि उसे कॉमिक पढ़ना बहुत पसंद है। ये दोनों फ्यूनरल हाउस में काम करते हैं। ड्राइवर को कॉल आती है। वो फोन सुनकर रखता है और साथ वाले को बताता है हमें डबल पैसे मिलेंगे इस काम के लिए। इस पर साथ वाला आदमी कहता है आज उसकी गर्लफ्रेंड की दादी की बरसी है, उसे वहाँ जाना है। ड्राइवर उस पर गुस्सा करना शुरू कर देता है। डिटेक्टिव शिन की बीवी प्रेग्नेंट थी और वो जल्द ही मां बनने वाली थी। डिटेक्टिव पार्क शिन को उसके बेबी के लिए गिफ्ट देता है और अपने साथ इस केस पर काम करने के लिए कहता है। शिन उसे एक डायरी देता है जो कि मिस ली की थी। शिन बताता है ये डायरी और बोंगी के कॉमिक एक जैसे ही है। इस पर डिटेक्टिव पार्क को हैरानी होती है। आदमी डेड बॉडी को सेट कर रहा था। वो अकेला था इसलिए गुस्से में था। वो बैग में से कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे टैबलेट मिलता है। उसे ऑन करने की कोशिश करता है मगर नहीं कर पाता और फेंक देता है। फिर मुड़कर बॉडी को देखता है। उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। उसे लगता है शायद ड्रिंक करने की वजह से वो ठीक से देख नहीं पा रहा। फिर वो देखता है डेड बॉडी की आंखें खुली हुई थी। घबरा कर अपना मुंह तौलिए से साफ करता है और गाली देते हुए वो तौलिया डेड बॉडी के मुंह पर फेंक देता है। तभी टैबलेट ऑन होता है। वो अपनी तस्वीर टैबलेट में देखता है। बोंगी भी ये सब अपने कंप्यूटर पर देख रही थी। वो बैठ जाता है और उस दिन को याद करने लगता है जब उसकी बीवी मरी थी। वो अपनी बीवी को देख रहा था। तभी उसकी बीवी की आंख खिलती है जिसका मतलब था वो अभी जिंदा है। साथ वाला आदमी शुरू करने के लिए पूछता है जिसपे वो कहता है मैं अपनी बीवी को खुद तैयार करूंगा। उसके जाने के बाद वो अपनी बीवी के मुंह में जहर डालकर उसे मार देता है। दरअसल उसकी बीवी कई सालों से बीमार थी और वो इसकी देखभाल करके तंग आ चुका था और उसे खुद ही मार देता है। डिटेक्टिव पार्क और शीन बैठे दोनों इस केस पर बात कर रहे थे। तभी टीवी पर एक जर्नलिस्ट आती है। उसे लगता है शायद उसने ये सब बोंगी के कॉमिक में देखा था। वह मोबाइल से चेक करने लगता है। बोंगी कंप्यूटर पर पुराने स्क्रिप्ट को देखती है और प्रिंट निकाल कर समझने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कॉमिक में बताई गई जगह असल में भी मौजूद है। वो कंपेयर करती है। पुलिस हॉस्पिटल उसके सामने आता है। वो गाड़ी लेकर निकल जाती है। आदमी अपनी चीजें पैक करके निकलने लगता है। डेड बॉडी उसका हाथ पकड़ लेती है। वो खुद को छुड़ाते हुए पीछे गिर जाता है। जल्दी से एक हथौड़ी उठाता है। उसे आवाजें आती हैं। वो पूछता है कौन है। पार को भी पता चल जाता है। वो शिन के साथ पुलिस हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। रास्ते में वो बोंगी को कॉल करने के लिए कहता है। शिन बताता है कि उसका फोन बंद। आदमी पागलों की तरह हथौड़ी से बॉक्सेस को मारने लगता है। कभी दरवाजा बंद हो जाता है। वो दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। बॉक्सेस से खून बहने लगता है। एक बॉक्स खुलता है। उसमें से स्ट्रेचर बाहर आ जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहता है। वो स्ट्रेचर के पास आता है और लाइटर से अंदर देखने की कोशिश करता है। तभी कोई उसको अंदर की तरफ खींच लेता है। बोंगी हॉस्पिटल पहुंचकर फ्यूनरल हॉल को ढूंढने लगते। अंदर आदमी फोन ऑन करके देखता है एक डेड बॉडी उसके ऊपर थी। उसकी पट्टियां खुलकर आदमी के इर्द गिर्द बंधने लगती हैं। जब सारी पट्टियां खुल जाती हैं तो वो इसकी बीवी थी। आदमी की आंखों से खून आने लगता है। तभी डिटेक्टिव पार्क और शीन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और बोंगी की गाड़ी देखकर अंदर चले जाते हैं। दरवाजा बंद था। पहले वो हाथ से खोलने की कोशिश करती है फिर सिलेंडर की मदद से लॉक तोड़कर अंदर आ जाती है। कमरे में कोई नहीं था। उस बॉक्स से आवाज आती है। वो स्ट्रेचर को बाहर निकालने की कोशिश करती है। आदमी बाहर आते ही बोंगी पर हमला कर देता है क्योंकि उससे हर तरफ अपनी बीवी नजर आ रही। आदमी अपनी गर्दन तोड़ने की कोशिश करता है। बोंगी को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। आदमी पूरी तरह पागल हो चुका था। वो अपनी जान ले लेता है। तभी पुलिस आ जाती है और बोंगी को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। डिटेक्टिव पार्क पूछता है तुमने झूठ क्यों बोला। जब मिस ली का मर्डर हुआ था तुम घर पर नहीं थी। आज मिस्टर किम की मौत हुई है तो तुम वहाँ भी मौजूद थी। बोंगी कहती है मैं कुछ नहीं जानती। बोंगी कहती है ये कहानियाँ मेरी नहीं और रोने लगती है। बताती है कि पिछले साल मेरी स्टोरीज ने बहुत कामयाबी हासिल की थी। उनको बुक की सूरत में भी पब्लिश किया गया था मगर मैं मजीद अच्छी स्टोरीज नहीं लिख पाई। एक दिन मुझे एक ईमेल रिसीव होती है। उसमें कमाल की स्टोरीज थी। मुझे नहीं पता ईमेल किसने भेजी और मुझे ही क्यों भेजी। मैं लालच में आ गई और उनको कॉपी करके पब्लिश करने लगी। फिर शिन एक तस्वीर को देख रहा होता है। तभी फीमेल पुलिस ऑफिसर उसको पूछती है तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं इसका फैन हूँ और सोच रहा हूँ इस तस्वीर को अपने पास रख लूँ। फीमेल पुलिस ऑफिसर उसको डांटती है। वो कंप्यूटर पर एक तस्वीर निकालता है और हाथ में पकड़ी तस्वीर को उसके साथ देखने लगता है। तभी डिटेक्टिव पार्क की कॉल आती है कि आईपी एड्रेस को ट्रैक करो जहां से ईमेल आती। शिन गाड़ी में बैठा फिर से कॉमिक देखने लगता है। उस दिन को याद करने लगता है जब पुलिस फोर्स में उसकी सिलेक्शन हुई थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा। वो कहती है मैं अपने डैड को बताती हूँ और उनसे शादी की बात करती हूँ। दोनों बहुत खुश थे। तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। वो गाड़ी से बाहर आकर देखता है मगर कोई भी नहीं था। उसे एक शॉपर मिलता है। तभी एक आदमी उसकी गाड़ी की विंडो को नॉक करता है। वो बताता है कि यहाँ काफी अरसे से वायर लगाई हुई थी और इसकी डायरेक्शन हैप्पी मेंशन की तरफ जाती है। आदमी उसे बताता है यहाँ एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम यून था। उसने दीवार पर एक ड्राइंग बनाई और एक बच्चे का कत्ल बिल्कुल वैसे ही हुआ। लोगों को लगता था वो गोस्ट से बातें करती है। यहाँ के सारे बच्चे उसे तंग करते थे। एक दिन उसने आग लगा दी। तब से किसी ने उसको नहीं देखा। डिटेक्टिव पार्क को फीमेल पुलिस ऑफिसर यून की मिसिंग रिपोर्ट दिखाती है और बताती है उस वक्त बोंगी भी उसी बिल्डिंग में रहा करती। डिटेक्टिव पार्क बोंगी के पास आ जाता है और पूछता है तुम हैप्पी मेंशन में रहती थी, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। फिर डिटेक्टिव पार्क उसे यून की मिसिंग रिपोर्ट दिखाकर पूछता है इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है।
डिटेक्टिव पार्क और बोंगी हैप्पी मेंशन आते हैं। बोंगी बताती है 5 साल पहले जब मैं फेमस नहीं थी, एक दिन मैंने देखा कुछ लड़के यून को सता रहे हैं। मैंने उनको मना किया और यून ने मेरा हाथ पकड़कर गले लगा लिया। हम दोनों तन्हा थे इसलिए साथ रहना शुरू कर दिया। वो अपनी ड्राइंग के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। एक दिन एक औरत आती है, वो यून को मारने लगती है। उसका बेटा मर गया था, वो यून को जिम्मेदार ठहराती है। मैंने अपनी कलाई काट ली। इस तरह वो लोग डर के चले जाते हैं। कुछ दिन बाद आग लग जाती है। उस दिन मैंने कंपटीशन विन किया था, यून नहीं थी, इसलिए लोग उसे ब्लेम करने लगते हैं। वो वहाँ पड़े कंप्यूटर को ऑन करते हैं। मॉनिटर पर वही तस्वीर थी जो यून ने दीवार पर बनाई। डिटेक्टिव पार्क पुलिस स्टेशन कॉल करके कहता है इस केस में यून भी इन्वॉल्व है। हैप्पी मेंशन में उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे। फोरेंसिक टीम जाके चेक करे। वो मुझे पूछती है तुम्हें वाकई लगता है ये सब यून कर रही? डिटेक्टिव पार्क कहता है हम यहाँ तक उस ईमेल की वजह से पहुंचे हैं और तुमने खुद बताया मॉनिटर वाली तस्वीर यून ने बनाई थी। डिटेक्टिव पार्क बताता है कि इनको चाइल्ड अब्यूज के लिए एक बार गिरफ्तार किया गया। दोनों जाने लगते हैं। तभी बोंगी को यून का मैसेज आता है कि मुझे हैप्पी मेंशन में आके मिलो। डिटेक्टिव पार्क अपने सिगरेट अंदर ही भूल जाता है। जब वो वापस आता है तो बोंगी गाड़ी लेकर भाग जाती है। डिटेक्टिव पार्क शिन को कॉल करके बोंगी का फोन ट्रैक करने के लिए कहता है। बोंगी हैप्पी मेंशन जाकर यून को आवाजें देती है। तभी कोई उसके सर पर वार करता है और वो बेहोश हो जाती है। शिन ड्राइव करते हुए पीछे मुड़कर देखता है। बोंगी पिछली सीट पर बेहोश पड़ी थी। जब उसे होश आता है तो शिन यून के बारे में पूछता है। बोंगी कहती है मुझे नहीं मालूम। फिर वो उसे वही तस्वीर दिखाता है जो इसने पुलिस स्टेशन में पकड़ी हुई थी। पूछता है क्या ये तुमने नहीं बनाई? जिसको कहती है मैंने ये नहीं बनाई। कहता है इस बात को 6 साल हो चुके हैं, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? एक बार फिर हम 6 साल पीछे चले जाते हैं। शिन को आवाज आती है। वो गाड़ी के नीचे देखता है, वहाँ एक लड़की थी। शिन उसे निकालने लगता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है डैड हमारी शादी के लिए मान गए हैं, हमें शादी की डेट फिक्स करनी चाहिए। शिन ये सुनकर उस लड़की का हाथ छोड़ देता है क्योंकि वो एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता था। अब हम प्रेजेंट पर आते हैं। शिन कहता है तुम दोनों को कैसे पता चला ये इम्पोर्टेंट नहीं, मगर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अचानक लाइट चली जाती है। दरअसल ये वही लड़की थी जो बोंगी को फिल्म के स्टार्ट में मिलती है। उसने अपना नाम जीमिन बताया था। को शूज नजर आते हैं जिनकी तारीफ बोंगी ने की थी। फिर उसे जीमिन नजर आती है। डर के 3 फायर कर देता है। तभी डिटेक्टिव पार्क वहाँ आ जाता है। वो अंदर आता है। शिन ने अपने सर पर गन रखी हुई थी। वो शिन को समझाता है और कहता है अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। शिन कहता है ये मैं नहीं कर रहा, जिमिन मुझे मारने की कोशिश कर रही है। डिटेक्टिव पार्क उससे गन लेने के लिए आगे बढ़ता है। फायर होता है और शिन मर जाता है। कैप्टन डिटेक्टिव पार्क के पास आता है और कहता है ये सुसाइड था और मीडिया से बात ना करने के लिए कहता है। बोंगी को भी घर जाने के लिए कहता है। फीमेल पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव पार्क के पास आती है। जिमिन की तस्वीर देती है जो क्राइम सीन से मिलती है। डिटेक्टिव पार्क उसे लेकर अपने ऑफिस जाता है। बोंगी की कॉमिक बुक के केसेस को ओरिजिनल केसेस से कंपेयर करता है। सबके सब सेम थे। डिटेक्टिव पार्क बोंगी के घर जाता है। बोंगी को नई ईमेल रिसीव होती है। वो ओपन करके देखती है। इस बार उसकी अपनी स्टोरी थी। यून बताती है मॉम की डेथ के बाद मेरा ज्यादातर वक्त डेड बॉडीज के साथ गुजरा था। हमें पता चलता है मिस्टर किम यून के फादर हैं। यून बताती है फिर मुझे मरे हुए लोगों की बातें सुनाई देने लगी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है यून मरे हुए लोगों की ड्राइंग बनाती थी। एक दिन बोंगी उसे पेपर देती है। यून अब दीवारों और जमीन पर नहीं बल्कि पेपर पर ड्राइंग करती थी। बोंगी लालच में आ जाती है। वो यून की बनाई हुई ड्राइंग और स्क्रिप्ट मिस ली के पास ले जाती है। बोंगी को मेन्यू स्क्रिप्ट लाने के लिए कहती है क्योंकि यून का बनाया हुआ मेन्यू स्क्रिप्ट अप्रूव हो गया था। वो खुशी से अंदर जाती है मगर यून आग लगा देती है। वो बोंगी को बताती है ये मरे हुए लोगों की कहानियां हैं, इनका हर किसी को पता चलना ठीक नहीं। वो बोंगी को हर तरह से समझाने की कोशिश करती है मगर बोंगी लालच में आ चुकी थी। वो यून को धक्का देकर एक बॉक्स निकालती है जिसमें सारे मेन्यू स्क्रिप्ट थे। यून वो छीन लेती है। बोंगी वापस लेने की कोशिश करती है, उसे चोट लग जाती है। वो अब गुस्से में आ जाती है। वो यून का गला दबाने लगती है और कहती है वो मर चुके हैं मगर हमें अभी जिंदा रहना है, हमें अच्छी जिंदगी गुजारनी चाहिए। बोंगी बॉक्स लेकर बाहर आ जाती है। लोगों के पूछने पर बताती है यून आज घर पर नहीं है, इसलिए लोग यून पर शक करने लगते हैं। फिर बोंगी को भी मरे हुए लोगों की बातें सुनाई देने लगती हैं। डिटेक्टिव पार्क को फोन पर पुलिस ऑफिसर बताती है हैप्पी मेंशन में यून के कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, जिस पर डिटेक्टिव पार्क कहता है क्योंकि यून मर चुकी है। डिटेक्टिव पार्क हैप्पी मेंशन में आता है। बोंगी उस पर हमला कर देती है, उसे जख्मी कर देती है। डिटेक्टिव पार्क कहता है यह सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। बोंगी कहती है तो फिर ये क्या है? वो उसे दीवार पर देखने के लिए कहती है। वहाँ ड्राइंग थी जिसे डिटेक्टिव पार्क समझने की कोशिश करता है। फिर उसे समझ आ जाती है। उस दिन डिटेक्टिव पार्क शिन के हाथ से गन ले लेता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। गलती से ट्रिगर दब जाता है और शिन मर जाता है, जिसका मतलब है शिन ने सुसाइड नहीं की थी, डिटेक्टिव पार्क ने गलती से उसका कत्ल कर दिया था। डिटेक्टिव पार्क बोंगी पर गन तान लेता है। तभी शिन का गोश्त डिटेक्टिव पार्क की गन मोड़कर उसके सर पर रखता है और गोली चला देता है।